हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 इतिहास में महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, इससे पहले गाइज हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी बीच वाला लाइन जो होता है ना, उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है इतिहास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें, उसका मानचित्र को देखें, ठीक है, तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी बोलते हैं, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब क्या था, राजशाहियों डचियों और कैंटिनों में बटे हुए थे उस वक्त। ठीक है, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, यानी कि अपना खुद का क्षेत्र हुआ करता था, उसमें राजा सिस्टम था। ठीक है, पूर्वी और मध्य यूरोप के निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे उस समय के लोग। ठीक है, जिसमें 18वीं सदी के यूरोप की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय क्या था कि जितना भी जो गणराज्य हुआ करता था उसमें अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, और वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैसमबर्ग, ठीक है, हैसमबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टियोल, ऑस्ट्रिया का सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते थे। ठीक है, हैप्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और बनेशिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग म्यांमार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलासिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैप्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बहेमियन और स्लोवाक, कार्निलोवा में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसवेलियन में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व तो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो आप देख रहे हैं उस समय क्या था, जितने भी आपका गणराज्य हुआ करता था, ठीक है, सभी बटे हुए थे। ठीक है, और ऐसे में क्या था, राजनीतिक एकता को एकजुट करना संभव नहीं था। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। ठीक है, यानी अगर हम देखें राजनीतिक और सामाजिक रूप से देखें तो जमीन का जो मालिक होता था कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग हुआ करता था। ठीक है, और इस वर्ग के सदस्य का एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता था। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। ठीक है, तो आप देख सकते हो
सामाजिक और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो जमीन का मालिक होता था कुलीन वर्ग होता था, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप में, ठीक है। और यही कुलीन वर्ग ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक भी हुआ करते थे, ठीक है। और इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ था कि इनकी जो जनसंख्या थी, ठीक, इनके जो जनसंख्या था, ठीक है, कम हुआ करता था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। अगर आप इसको देखें तो पश्चिम में, ठीक है, यूरोप के पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पश्चिम में, यूरोप के पश्चिम में, आप देखो यूरोप के पश्चिम में, ठीक है, यूरोप के पश्चिम में और मध्य भाग में, ठीक है, जो बीच में भाग, ठीक है, मध्य भाग में, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और व्यापार में वृद्धि हुआ, जिससे क्या हुआ, शहरों का विकास होने लगा और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हो गया, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। चलिए समझते हैं इस चीज़ को हम लोग। इंग्लैंड में 18वीं सदी में ही क्या हो गया था, औद्योगिकीकरण स्टार्ट हो गया था, जबकि फ्रांस और जर्मनी में कुछ समय लिया, यानी ये 19वीं सदी में आरंभ हुआ, ठीक है, किसमें, जर्मनी और फ्रांस में। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था, 18वीं सदी में ही औद्योगिकीकरण, उद्योगों का विकास प्रारंभ हो चुका था। और इस औद्योगिकीकरण से दो वर्ग सामने आया, ठीक है, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो कि उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, ठीक है। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गया। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। उदारवादी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो क्या था, देखो, यूरोप में 19वीं सदी के दशकों में, शुरुआती दशकों में, ठीक है, राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवाद मतलब लिबरलिज्म होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा के लिबर पर बेस्ड है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, ठीक है। तो नए मध्य वर्गों के लिए, ठीक है, उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी इक्वालिटी यानी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था
जो सहमति से बनी हो, ठीक है, आपसी सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम देखेंगे, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, ठीक है, डेमोक्रेसी से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर हुआ करता था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था, ठीक है। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देता था, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार सफ्रेज के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबियन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उनके पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। तो अगर आपको याद है, ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यानी जो हम लोग का फ्रांस के जो क्रांति हुआ था उसका मेन मोटो क्या था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, जो राजा सिस्टम था, ठीक है, उसको ख़त्म करके प्रजातंत्र सिस्टम में बदलना था। ये मुख्य उद्देश्य था किसका, फ्रांस की क्रांति का, ठीक है। और वहाँ मत देने, वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल किसको था, संपत्तिवान पुरुष को ही था, ठीक है। और संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उसको दूर रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए क्या हुआ था, आप देखोगे जैकोबियन शासन के समय, ठीक है, सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की जब संहिता वापस आया, ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया गया, मताधिकार को फिर से सीमित कर दिया गया। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए, ठीक है, उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। आप देख सकते हो, ठीक है। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी की आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए और इसी अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए 19वीं सदी में और 20वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषा इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब होता है बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण को ख़त्म करना, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे 19वीं सदी के पहले, ठीक है, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से क्या हुआ था, छोटे छोटे प्रदेशों से
39 राज्यों का एक महासंघ बनाया गया था। ठीक है, इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल की प्रणाली थी। 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो आप देख सकते हो 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था एक व्यापारी वर्ग को। ठीक है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं था, यानी उसको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, कर देना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना क्या था? एले था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट से खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेंज में यही कितना था? 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। तो आप देख सकते हो कितना डिफर करता था। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग उसका टैक्स देना पड़ता था। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ठीक है, 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेरिन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जोल्वेरिन क्या चीज़ था? तो 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेरिन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से मजबूत बनाया। तो आप देख सकते हो। ठीक है, 1834 में क्या हुआ था? इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए, ठीक है, प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया, जिसको हम लोग जोल्वेरिन कहा गया। ठीक है, और इसकी स्थापना के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इसमें अधिकतर लोग क्या थे? जर्मन लोग थे। ठीक है, जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए थे और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो भी टैक्स लगता था बिजनेस करने के लिए, उसको हटा दिया गया और मुद्रा की संख्या जो लगभग 30 के ऊपर था, ठीक है, उसको घटा के सिर्फ 2 कर दिया गया। ठीक है, और इसके अलावे रेलवे के जो नेटवर्क था उसको बढ़ाया गया। इससे आर्थिक जो गतिविधि थी बहुत तेज़ हो गया। ठीक है, और विकास की जो गतिशीलता थी वो भी आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों आज के टॉपिक में 2 चीज़ देखे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक था हम लोग का उदारवादी, ठीक है, और सेकंड हम लोग था जोल्वेरिन। ठीक है, दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है, और गाइज मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट्स सहित दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए चैनल में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।